आज मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, थोड़ा सा मुझे सिलेबस ज्यादा कवर करना है, दैट्स व्हाई। कल हमने नंबर 3 तक किया था, जुपिटर। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 4। देखिए नंबर 4 क्या है। नंबर 4 इज राहु। राहु इज नॉट अ प्लेनेट, यू कैन से। राहु एक मून का, जो मून की रेडियस होता है उसका एक एंगल होता है, उस पे राहु और केतु को समझा जाता है कि वहां पर वो मिलते हैं। इट्स कॉल्ड शैडो प्लेनेट, एक छाया ग्रह बोला गया है इसे। राहु और केतु का अगर मैं वेदों से इसका रेफरेंस लूं, तो राहु और केतु एक दो अलग अलग राक्षस या अलग अलग डेविल्स नहीं थे, दो लोग नहीं थे। इट वॉज वन मैन, वन डेविल। थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो एक राक्षस था जो देवताओं में जाकर बैठ गया था, जिसका नाम था स्वर भानु। और उस राक्षस ने देवताओं में बैठकर जो अमृत देवताओं को दिया जा रहा था, उसने भी अमृत पी लिया। तब चंद्र और सूर्य, ये दो देवता थे, जिन्होंने विष्णु जी को बताया कि स्वर भानु नाम का राक्षस देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पान कर रहा है। तब तक काफी देर हो चुकी थी, वो अमृत पी चुका था। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर और धड़ अलग कर दिया। जो सर बना था वो बना था राहु, और जो धड़ बना था वो था केतु। आई एम सॉरी टू से, बट एक ऐसे ही सेशन में मैंने किसी को कहते सुना था कि राहु और केतु का जो अलग अलग पार्ट किए थे वो शिव जी ने किए थे अपने धनुष बाण से। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे किसी भी अकल्ट टीचर से कि प्लीज मिसगाइड मत कीजिए। अगर आपको नहीं नॉलेज, वो चीज मत बताइए, बट प्लीज डोंट टेल, प्लीज डोंट मिसगाइड पीपल। उसमें शिव जी का रोल नहीं था, और शिव जी के पास कभी धनुष बाण नहीं होगा, यू ऑल नो। ठीक है। तब राहु और केतु दो राक्षस बने थे, और उन्होंने ये बोला था, क्योंकि विष्णु जी को बताने वाला कौन था? जो दो देवता थे, सूर्य और चंद्रमा। तब इन्होंने बोला था कि हम टाइम टू टाइम तुम दोनों पर ग्रहण लगाएंगे। तब से ही कहा जाता है कि चंद्र और सूर्य ग्रहण लगा। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स स्टार्टेड फ्रॉम दैट डेट। तब से ही स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस। ठीक है। अब राहु के बारे में हम इसका नेचर देखते हैं। देखिए राहु एक प्लेनेट है। वैसे तो ये एक डेविल प्लेनेट है, एक दानव ग्रह है, बट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एवरी प्लेनेट हैज प्लस एंड माइनस थिंग्स इन दैट। अब इसको इजी तरीका क्या है याद करने का? वैसे तो इसके बहुत सारे रोल हैं, बट आप इसका फर्स्ट अल्फाबेट उठा लीजिए, राहु का आर। नाउ आई विल टेल द नेचर ऑफ राहु। इट्स रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। क्रांति करना, दूसरों से अलग सोचना। अगर लोग इनको फॉलो नहीं भी कर रहे तब भी अपने ही दिशा में चलना। इनकी सोच अलग होती है। मैं आपको एक और हिंट देता हूं आज। जैसे मैं इन नंबर्स के बारे में बता रहा हूं, आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं, सिर्फ डेट को लीजिए। वो डेट अगर इन नंबर्स में से है, या उस डेट का टोटल इन नंबर्स में से है, कहीं ना कहीं आपका नेचर इनमें रिफ्लेक्ट हो। ओनली द डेट, द फर्स्ट, द डीडी पार्ट, नॉट द मंथ, नॉट द ईयर। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 4 है, 13 है, 22 है, तब वो इस चीज से अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे। सो दिस इज रेवोल्यूशनरी, दिस इज रोबस्ट। रोबस्ट क्या होता है? सॉलिड, कॉन्क्रीट, अपनी बात पर अड़े रहना। दिस इज द नेचर ऑफ राहु। आई एम ओनली राइटिंग द वर्ड्स फ्रॉम आर सो यू कैन better remember these things. One thing that you can know about Rahu is regular. नंबर 4 के जो लोग होंगे बहुत रेगुलर और डिसिप्लिन हैं।
उनको डिसिप्लिन में रहना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना पसंद है, उनका वे ऑफ लिविंग है चीजों को अच्छे से रखना, संभाल के रखना और एक जगह ही रखना। अगर आप देखेंगे नंबर 4 के लोग, उनका एक चीज अगर एक जगह पड़ी है, आप उसको उठा के दूसरी जगह रख दीजिए, वो परेशान हो जाएंगे। उनको वो चीज वही चाहिए, उसी जगह मिलनी चाहिए जहां उन्होंने रखी थी। दे आर दैट मच वेल ऑर्गेनाइज्ड, नंबर 4 पीपल। इससे आप देखिए, 8 से आपने राहु के 3 एस्पेक्ट याद कर लिए। दीज पीपल आर रेवोल्यूशनरी, दे आर रोबस्ट एंड दे आर रेगुलर, और यू कैन से डिसिप्लिन्ड। इसके बाद राहु जो है, उसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि राहु को कहा जाता है इल्यूजन्स। राहु को जोड़ा जाता है इल्यूजन से, छल से। छल मतलब आपको दिखेगा कुछ और होगा कुछ। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी। राहु को हम जोड़ते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट में अब इल्यूजन कहाँ आया? क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड मीनिंग वी आर नॉट एट द प्लेस दैट वी आर डूइंग द बिजनेस। जैसे आप क्लास ले रहे हैं, आप मेरे सामने अभी बैठे नहीं हैं, बट यू आर अटेंडिंग द क्लास। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यू आर नॉट एट द मॉल। लाइक यू आर डूइंग द बैंकिंग, यू आर नॉट एट द बैंक, बट यू आर डूइंग द ट्रांजैक्शंस। ये होता है राहु का रोल, चीजें जो है नहीं वो दिखाना। इसका एक बैड एस्पेक्ट क्या होता है राहु का? राहु को बैड कंपनी, बैड कंपनी मीन्स बुरी संगत और बैड हैबिट से भी जोड़ा जाता है। बैड हैबिट मीन्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, betting, these type of things you can well correlate with राहु। अब राहु सबकी लाइफ में आएगा, अलग अलग टाइम पर आएगा, बट इफ यू नो कि राहु आपकी लाइफ में कब आएगा और किस रूप में आएगा, आप उसके अच्छे रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं और उसके बैड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन डू दीज थिंग्स। आप किसी भी प्लेनेट को अपनी लाइफ में आने से रोक नहीं सकते। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर कोई आपको कहता है कि वो प्लेनेट बिल्कुल असर नहीं करेगा, he or she is saying false things। वो आपको सिर्फ आपका मन बहला रहा है, आपको खुश करना चाहता है, दैट्स इट। कोई भी प्लेनेट आपकी लाइफ में आएगा, बट इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ इट्स बैड इफेक्ट्स एंड गुड इफेक्ट्स, you can use that according to your needs। The next number is number 5। That is Mercury, हिंदी में बुध। मरकरी जो प्लैनेट है, सबसे पहले इसको जोड़ा जाता है नॉलेज से। इसके नाम से ही आप देखिए, बुध है तो बुद्धि है। इसको याद करना इतना आसान है। अगर आप हिंदी में इसका नाम देखेंगे बुध, इसका मीन कि बुद्धिमान व्यक्ति है ये, नंबर 5। Another aspect of a very prominent aspect of number 5 is communication or speech। आपकी वाणी, आपके बोलने का तरीका, आपका जो वाणी है उसका प्रॉपर यूज नंबर 5 आपको सिखाता है। नंबर 5 जो लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कहाँ कैसे बात करनी है। They are very well aware of proper use of their verbal communication, how to use it, when to use it, how much to use it, they very well know। मरकरी आपको पता होगा, मरकरी इज एन एलिमेंट ऑल्सो। एक प्लेनेट के साथ मरकरी, जो पारा हिंदी में कहते हैं हम, वो एक एलिमेंट भी है। और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? वो जिस चीज में भी आप डालेंगे उसका शेप ले लेगा।
It means that the number 5 people can adapt very well. Adapt, and they are diplomatic. Diplomatic means सबके हिसाब से ढलना, समय के हिसाब से ढलना, सामने कौन बैठा है उसके हिसाब से बात करना। इनके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स देखे जाते हैं नंबर 5 के, क्योंकि इनका एक क्या क्वालिटी होती है, ये जिसके सामने जिसके पास होते हैं उसी के हिसाब से बात करना पसंद करते हैं। इन्हें पता है किससे कैसे बात करनी है। इसके ऑपोजिट राहु, जैसे मैंने कहा था, राहु के सबसे कम, नंबर 4 के कम फ्रेंड्स देखे गए हैं, क्योंकि वो लोगों की सोच से अलग चलता है। लेकिन जो नंबर 5 है वो लोगों के सोच के हिसाब से ही अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी थिंकिंग, अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज करता रहता है, जैसे कि मरकरी एलिमेंट। दिस इज द वे दैट वी सी नंबर 5। दे आर डिप्लोमेटिक एंड दे आर वेरी वेल एडेप्टेबल। इसके अलावा नंबर 5 मरकरी को देखिए, मरकरी का पहला अल्फाबेट है एम, इसे हम जोड़ेंगे मैथमेटिक्स। अगर किसी के मैथमेटिक्स एबिलिटी को हमें देखना है, नंबर 5 से हम देख सकते हैं किस योग में कौन से प्लेनेट के साथ किस जगह नंबर 5 प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज को भी जान सकते हैं। हाउ वेल ही और शी कैन डू इन मैथ्स। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स अपने डेट ऑफ बर्थ लेके आता है, वो पूछता है कि मैं इस फील्ड में कैसा करूंगा या मैं किस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। नंबर 5 पीपल कैन डू वेरी वेल इन मैथमेटिक्स। ये हमें जब एक ग्रिड बनाना सीखेंगे उसमें हम जान सकते हैं कब कौन सा योग आएगा जब वो अच्छा कर सकते हैं, कब उनको संभल के रहना है, when they can do best। अगर किसी को एग्जाम देना है, किसी को जॉब में जाना है, किसी को करियर चूज करना है, we can very well advise that person। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, क्योंकि देखिए नंबर 5 कम्युनिकेशन का है, लेकिन कम्युनिकेशन एब्यूसिव भी हो सकती है। किसी एक प्लेनेट की संगति में दिस कम्युनिकेशन कैन बी एब्यूसिव ऑल्सो। वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट ही है, बट जैसे हम कहते हैं कि बैड वर्ड्स बोलना, कॉलिंग नेम्स, गाली गलौज करना, ये भी नंबर 5 का एक एस्पेक्ट देखा गया है, बट एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में, एक स्पेशल प्लेनेट के साथ, एक स्पेशल कह सकते हैं कि ग्रिड में एक स्पेशल इसका प्लेस है जिसे हम जान सकते हैं। और अगर इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर 5 इफेक्ट करता है आपके लंग्स को। मेडिकली नंबर 5 इफेक्ट्स योर लंग्स। Next number is number 6. Sorry. That is Venus, हिंदी में शुक्र। अब देखिए, इसके इंग्लिश और हिंदी नेम से ही हम इसके नेचर का पता लगा सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ग्रीक माइथोलॉजी का या ग्रीक कल्चर का पता है, सो देयर इज अ गॉडेस इन ग्रीक कल्चर, दैट इज गॉडेस वीनस, एंड दैट इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, दैट इज द गॉडेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। So this signifies beauty, sundarta. Fertility, fertility means आपकी reproductive, related to your childbirth, related to your sex organs. Venus signifies all these things. अगर आप गॉडेस वीनस के एस्पेक्ट्स को माइंड में लेके आएंगे, आपको वीनस या शुक्र ग्रह के बारे में पता चल जाए। और जो इसका हिंदी का नाम है शुक्र, शुक्र मीन्स sperms. In males, it is also related to productivity, reproductive organs.
शुक्र आपकी प्रेजेंटेशन, how you portray yourself to the outside world, how you want to look, how you want to present yourself to the world, आपको लोगों के सामने कैसे दिखना है, ये शुक्र डिसाइड करता है। और ग्रिड में आपके शुक्र कहाँ कैसे विराजमान है, ये वो चीजें डिसाइड करता है। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि अगर ये ब्यूटी को शो करता है तो ये आपके स्कार्स को भी शो कर सकता है एक स्पेशल कॉम्बिनेशन में। अगर ये आपकी सुंदरता को बढ़ा सकता है तो ये घटा भी सकता है। आपको स्कार्स या स्किन के इश्यूज शुक्र की वजह से मिलते हैं। अगर ये आपको फर्टिलिटी देता है तो ये आपको चाइल्ड बर्थ के इश्यूज भी देता है। अगर ये आपको लग्जरी देता है, इट इज ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ लग्जरी। अगर ये आपको लग्जरी देगा तो ये आपको कह सकते हैं कि अनप्रेजेंटेबल, अनप्रेजेंटेबल मीनिंग आपने देखा होगा कुछ लोग अपने पहनावे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, कुछ भी पहन लिया, कैसे भी पहन लिया, कुछ भी पहनकर चले गए, उनको ये परवाह नहीं होती कि सामने मैं कैसा लगूंगा, मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। So the Venus decides how you present yourself to the outside world. It can be positive, it can be negative. When you know कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे। अगर फर्टिलिटी के इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर स्किन के इश्यूज हैं, स्कार्स हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सब शुक्र से डिसाइड होता है। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7, दैट इज केतु। इसको नेपच्यून भी कहते हैं। अब देखिए केतु क्या है। केतु, राहु और केतु मैंने आपको जो बताया, राहु इज द अपर बॉडी एंड केतु इज द लोअर बॉडी। केतु का क्या एस्पेक्ट है कि केतु के पास सर नहीं है, मीनिंग ऐसा नहीं है उसके पास ब्रेन नहीं है, लेकिन उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा अनडिसाइजेबल रहता है केतु। केतु के पास क्वेश्चंस बहुत हैं, केतु बहुत एंजाइटी फुल है। अब आप इसका पहला अल्फाबेट लीजिए, जैसे मैंने राहु में बताया था कि इसके पास क्वेश्चंस रहते हैं। नंबर 7 जो भी हैं प्लीज रिलेट कर सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, इसको हर चीज के डीप में जाना है नंबर 7 को। और ऊपर से पेरिफेरल नॉलेज से बिलीव नहीं करेगा नंबर 7। ही और शी वांट्स टू गो इन द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। उनको जानना है ये चीज क्यों है। अगर आपने बता दिया ये चीज, यहाँ मैं ये चीज लेके आया हूं, तो क्यों लाया, वो क्या ओकेजन है, ये चीज मैंने खरीदी, ये चीज क्या है, ये बुक में ये चीज लिखी है, ये चीज अगर कोई भी रेफरेंस करेंगे बुक में से तो वो जानना चाहेंगे कि इसका बेस क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, हाउ डिड दिस ओरिजिन। केतु के मन में हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। ये आप नंबर, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है इसी से जान सकते हैं क्या, क्यों और कैसे। हमेशा क्वेश्चन से भरा हुआ, इसीलिए कई बार ये नेगेटिव एस्पेक्ट में ओवर थिंकिंग भी देता है। जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, आई एम राइटिंग विद सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, क्योंकि हर बार सोचना भी ठीक नहीं है, हर चीज के बारे में सोचना भी ठीक नहीं है। वो हर चीज के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, इससे उनका माइंड ओवर ऑक्यूपाइड रहता है, इस चीज से वो स्ट्रेस भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई किसी ने कुछ कह दिया तो वो सोचेंगे उसने ऐसा कहा क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। वो सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इससे उनको स्ट्रेस या किसी किसी केस में डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ केतु। वो हमेशा चीज की गहराई में जाना पसंद करते हैं।
एक और केतु के बारे में मैं बताता हूँ। जब नंबर 3 जुपिटर, गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही दानव को शिक्षा और दीक्षा दी है, उसका नाम है केतु। केतु के जो टीचर हैं वो हैं गुरु बृहस्पति। सो उनकी टीचिंग को लेकर जब केतु में भी कुछ अच्छी क्वालिटीज आई हैं, और वो क्वालिटीज क्या है? नंबर 7 इज वेरी गुड फॉर अकल्ट। अकल्ट साइंस के लिए नंबर 7 बहुत अच्छा माना जाता है। उसका जो ब्रेन है वो गुरु बृहस्पति से मिला है, उसको जो उसकी टीचिंग है वो गुरु बृहस्पति ने दी है। सो बहुत पॉजिटिवली। और नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी रिलीजियस, धार्मिक प्रवृत्ति के भी देखे गए हैं। लेकिन नंबर 7 का अगर एक एस्पेक्ट देखें तो अगर वो रिलीजियस भी होंगे तो उनकी वे ऑफ थिंकिंग थोड़ी सी अलग होगी। भगवान को मानेंगे लेकिन उसके पीछे भी फैक्ट्स को ढूंढेंगे कि अगर ये भगवान को ये कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके पीछे बेस क्या है। अगर शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है तो ये नहीं कि सिर्फ याद कर लिया, वो ढूंढेंगे क्या स्टोरी थी। समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो वो शिव जी ने उसको अपने गले में धारण कर लिया था, अपने कंठ में धारण कर लिया था, ये स्टोरी है। तो नंबर 7 रिलीजियस होते हैं लेकिन इनका थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग अपना रहता है। ये फैक्ट्स के बेस पे रिलीजियस होते हैं, दे आर नॉट सुपरस्टिशियस। हर बात पे अच्छे से बिलीव नहीं करते आसानी से। दिस इज द वे दैट केतु थिंक्स। दे आर कॉल्ड डीप थिंकर्स। केतु इज डीप थिंकर्स। और केतु के अगर मेडिकल एलिमेंट्स की बात करूं तो इनको लोअर बॉडी के एलिमेंट्स ज्यादा देखी जाती है, बिलो नेक। वहीं अगर राहु की बात करूं तो अबव नेक एलिमेंट्स कैन बी सीन मोस्टली इन नंबर 4। नंबर अबव नेक क्या होंगी? ब्रेन से रिलेटेड, ईएनटी से रिलेटेड। बिलो नेक क्या होंगी? आपकी एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, आपके स्टमक, आपके नीज, आपकी थाइस, आपके किडनीज, आपके लिवर, आपका स्प्लीन। ये सब बॉडी ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द बॉडी असाइंड टू राहु एंड केतु। नेक्स्ट इज नंबर 8, सैटर्न, शनिदेव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ही ऐसे दानव माने गए हैं जिनको देव की उपाधि दी गई है, जिनके साथ देव भी लगता है, शनिदेव। वो इसलिए क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, जस्टिस, लॉर्ड ऑफ जस्टिस। और वो कैसे आप याद कर सकते हैं? जैसे मैंने नंबर 3 का बताया था, नंबर 8, बोथ पार्ट्स आर इक्वल। सबको एक ही नजर से अनबायस होके, पार्शियलिटी नहीं करते, प्रॉपर सजेशन देते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। इनकी जो थिंकिंग लेवल है बहुत मैच्योर होती है। लोग इनसे सजेशन लेना पसंद करते हैं। उनको चाहे वो ऊपर से इनकी तारीफ ना करे लेकिन उनको अंदर से पता होता है कि नंबर 8 जो है वो उनको बेस्ट सजेशन देगा। दे वेरी वेल नो, क्योंकि उनको पता है कि ये जब भी सोचते हैं तो ये दोनों साइड की बात सोचते हैं, किसी एक के साथ कभी पार्शियलिटी नहीं। दिस इज हाउ नंबर 8 जस्टिस। एक और इसका एस्पेक्ट जो है वो इसके फर्स्ट अल्फाबेट से भी आप देख सकते हैं, एस, स्लो रिजल्ट्स। सैटर्न जो है उस प्लेनेट की स्पीड भी कम है, और वैसे ही अगर आप नंबर एस को देखें, सॉरी अल्फाबेट एस को देखें, सो इट कैन गिव यू स्लो रिजल्ट्स। नंबर 8 को लगता है कि उनकी मेहनत का रिजल्ट उनको टाइम पे नहीं मिलता या काफी डिले होता है, उनकी लाइफ जो होती है थोड़ी स्लो होती है। इस नंबर की फॉर्मेशन से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, नंबर 8 जब बनाते हैं तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और घूम के वहीं आ जाता है। उनको क्या लगता है, मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वहीं पहुंच गया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मेरा बिजनेस बूस्ट नहीं हुआ। दिस इज हाउ नंबर 8 थिंक्स। इनको रिजल्ट्स मिलते हैं लेकिन थोड़ा लेट, थोड़ा सा डिले होता है।
अगर आपको पता हो आपकी ग्रिड में नंबर 8 का इफेक्ट्स हैं और आप उसकी रेमेडीज या उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, सो हाउ वेल यू कैन डू इन लाइफ। आप लाइफ में कितना अच्छा कर सकते हैं, आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स को आप खत्म तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। नंबर 8 इज ऑल्सो द प्लेनेट ऑफ डेथ। डेथ का भी कारक है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर मान लीजिए नंबर 8 इतना ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है कि किसी की डेथ भी हो सकती है और वो ये पहले से जान ले कि नंबर 8 उसकी लाइफ में किसी एक टाइम पर इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है, वो रेमेडी से उसकी इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। ही और शी कैन वेरी वेल मिनिमाइज द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ दैट प्लेनेट। अगर किसी की डेथ के योग बन रहे हैं, वो इसको एक चोट या खरोच तक लाके भी छोड़ सकता है। एक्सीडेंटल डेथ को वो एक एक्सीडेंटल इंजरी बना सकता है। ऐसा नहीं है एक्सीडेंट नहीं होगा, बट उसका उतना ज्यादा एक्सट्रीम इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स द वे आई वांट टू से। नंबर 8 जो है वो काफी, कहा जाता है काफी मैच्योर प्लेनेट है, मतलब काफी एजेड प्लेनेट है। इस वजह से इसमें अगर कुछ मेडिकल एलिमेंट्स देखी जाएंगी तो वो एजिड लोगों के हिसाब से देखी जाती हैं। जैसे कि अगर कोई एजिड पर्सन है, उनको सबसे ज्यादा क्या परेशानी होती है, उनकी बोन्स में। ये अफेक्ट करता है आपकी बोन्स। इट अफेक्ट्स योर बोन्स, स्पेशली आर्थराइटिस के, पैरों में क्रैम्प्स आना, चलने में मुश्किल होना, फ्रेजाइल बोन्स होना, बोन्स काफी सेंसिटिव हो जाती हैं। नंबर 8 के नेगेटिव इफेक्ट्स। एक प्लेनेट के एक चीज को अगर हम याद कर लें तो बाकी चीजें अपने आप हमें याद हो जाएंगी, इनको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट वन इज नंबर 9। मंगल जो प्लेनेट है, मंगल प्लेनेट को हम जोड़ते हैं हनुमान जी से भी जोड़ते हैं कुछ चीजों में, और मंगल को हम जोड़ते हैं हीट से, क्योंकि मार्स जो है इट्स अ रेड प्लेनेट। अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे या पढ़ेंगे, मार्स इज अ रेड प्लेनेट। तो इसमें कुछ चीजें हम रेड कलर से भी जोड़ते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड है, वो रेड है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का संचालन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक है, सो वो क्या देगा हमें, फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना। सो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मार्स। अगर हम मंगल को हनुमान जी से भी जोड़ें, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू द फिजिकल फिटनेस। हनुमान जी को हम किस रूप में देखते हैं, पावर एनर्जी के सोर्स के रूप में। सो दिस इज द वे दैट यू कैन लर्न। इसके अलावा रेड किस चीज का कलर है, ब्लड का। अगर मेडिकल एलिमेंट्स देखी जाएंगी, नंबर 9 कैन गिव यू मेडिकल एलिमेंट्स रिलेटेड टू योर ब्लड। इट कैन गिव यू ब्लड लॉस और इन्फेक्शन। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है नंबर 9 के। इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर भी कैसा, हाई ब्लड प्रेशर, नॉट लो ब्लड प्रेशर।
जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं मंगल, तो नंबर 9 गिव्स यू फिजिकल फिटनेस, इट गिव्स यू करेज, इट मेक्स यू बोल्ड। बट ऑल्सो, अगर आपको पता हो हनुमान जी की स्टोरी, हनुमान जी के जौ पे, जब जबड़े पे इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, उसके बाद हनुमान जी अपनी मेमोरी उन्होंने खो दी थी, वो भूल गए थे अपनी पावर्स को। ऐसे ही नंबर 9 जो है, उनके पास भी असीम शक्ति, असीम पावर, असीम, असीम मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करेज और बोल्डनेस होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो अपनी इस पावर को कब और कैसे यूज करें। नंबर 9 को जरूरत होती है किसी वेल विशर की, जो उन्हें बताए कि वो अपनी इस पावर को यूज कर सकते हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए। इसको हम जोड़ते हैं सोशल वर्क से। तो नंबर 9 का एक्सपेक्ट क्या है? टू ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। नंबर 9 अगर आप जानते हैं जिनका डेट 9, 18 या 27 है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। रात को 2 बजे 3 बजे आपको जरूरत पड़े, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल। दिस इज द नेचर ऑफ नंबर 9। तो देखिए, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक मैंने आपको कुछ बातें उनके बारे में समझाई। ऐसे तो बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अवेयर कि हम एक प्लेनेट को कितने अच्छे से उसके एस्पेक्ट्स को याद कर सकते हैं, बिना रटे, बिना उनको रेफर करे। सिर्फ उनके अल्फाबेट्स, उनकी फॉर्मेशन, उनका जो भी नेचर है वो हम जान सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक मैंने आपको बताया कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या इनका नेचर है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। अब न्यूमरोलॉजी का काम क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट न्यूमरोलॉजी में जब आप ग्रिड बनाएंगे, जब आप दशाएं निकालेंगे, वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशाएं होती हैं जिसको कहते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ठीक है, ये दशाएं होती हैं। इसमें आप लॉन्ग ड्यूरेशन, मिडिल ड्यूरेशन या शॉर्टर ड्यूरेशन के बारे में जान सकते हैं। यू कैन नो अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और फिर इसमें एक कुंडली आती है जिसको कहते हैं लग्न। लग्न कुंडली का एक मिराकुलस रोल क्या है कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, आपको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और वो नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ पे नहीं है, then you can know about that planet also through the लग्न कुंडली। फॉर रेफरेंस, जैसे मैंने आपको नंबर 6 का बताया, नंबर 6 में आपको स्किन इश्यूज के बारे में जैसे मैंने बताया, अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा स्किन इश्यूज हैं लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि किसी भी अकल्ट साइंस का एंड रिजल्ट क्या है? आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, क्या रेमेडीज करेंगे? तब काम आती है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ पे नहीं भी हैं, उनके बारे में, उनका जो रोल है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नोटबुक और पेन है, मैं आपको एक ग्रिड बनाना सिखाऊंगा। उस ग्रिड से आप कुछ चीजें अपने बारे में जान पाएंगे। ये देखिए, ये एक ग्रिड यूज होती है वैदिक न्यूमरोलॉजी। इस ग्रिड में नंबर्स या कहीं तो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक बॉक्सेस में होती है, वो उनकी जगह फिक्स्ड। वो आपको थोड़ा सा याद करने का एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का तो शॉर्टकट नहीं है।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहां पर आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं इनको कैसे देखना है। 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4। ये जो प्लेसमेंट है इन नंबर्स की इन्हीं बॉक्सेस में होगी। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 21, 10। ये हमने लिया एक डेट ऑफ बर्थ, जस्ट फॉर एग्जांपल। इसमें हम दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ये दो चीजें आप सीख सकते हैं आज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज दशाएं भी निकालना सिखाऊं, बट आई विल टेल द बेसिक थिंग्स, ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर। देखिए, ड्राइवर नंबर होता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर तो वो सिंगल डिजिट है देन दैट इज द ड्राइवर नंबर। अगर वो दो नंबर्स हैं, दो डिजिट हैं, तो आप उनको ऐड कीजिए, दैट इज द ड्राइवर नंबर। जैसे इस केस में ड्राइवर नंबर क्या होगा, 2 + 1, द ड्राइवर नंबर इज 3। आप अपनी अपनी डेट्स के हिसाब से अपना ड्राइवर नंबर देख सकते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 29 है, 2 + 9 11, देन अगेन 1 + 1 2। जब तक वो एक सिंगल डिजिट तक नहीं आता, यू विल कीप ऑन एडिंग द डिजिट्स, दैट इज द ड्राइवर नंबर। नेक्स्ट वन इज कंडक्टर नंबर। अब आप जितनी भी डिजिट्स है उनको ऐड कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में, mm, dd, yy। You can add all the digits and you will get the conductor number. इस केस में 2 + 1 + 1, 0 नहीं लिखना, ऐसे आप सारी डिजिट्स को लिख लीजिए। इसका अब टोटल आता है 24। नाउ यू विल अगेन ऐड, so this is the driver number and this is the conductor number। अब आपके पास क्या है, एक डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। Now you can fill these numbers according to the grid that I gave you। जो मैंने आपको ग्रिड दी उसके हिसाब से मैं आपको नंबर्स फिल करना सिखाता हूं। ये देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में फिल करना। नाउ वी विल राइट द नंबर्स, जो उनकी जगह है उसी जगह आपको नंबर्स प्लेस करने हैं। फर्स्ट नंबर, पहले हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। वी विल राइट 2, देन वी विल राइट 1, देन वी विल अगेन राइट 1। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यू विल नॉट टेक द सेंचुरी पोर्शन। पहले के दो डिजिट्स ईयर के आप नहीं लेंगे, तो इसलिए क्योंकि जो भी एक कॉमन नंबर है थ्रू आउट 100 ऑफ ईयर्स, 100 साल तक, 19 मतलब 20th सेंचुरी में जिनका भी बर्थ हुआ उनके डेट ऑफ बर्थ में 19 नंबर होगा। सो वी विल रूल आउट दिस थिंग, विल नॉट इंक्लूड 19, क्योंकि ऐसा नहीं है, सूर्य और मंगल दोनों ही उनकी ग्रिड में
कार्य कर रहे हो। ठीक है, ये एक बेस है, ये एक रूल है न्यूमरोलॉजी का कि जहां भी एक जेनरिक नंबर आता है, कॉमन नंबर आता है थ्रू आउट मास, आप उसको डिलीट कर दीजिए, रोल आउट कर दीजिए। यू विल नॉट टेक द 19 पोर्शन, देन यू विल टेक 8 and again you will take 2. डेट ऑफ बर्थ आपने अपने फिल कर ली। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ सिंगल है, सपोज 1 to 9, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक आती है, उनका ड्राइवर नंबर भी वही नंबर होगा। बट जब हम उसको ग्रिड में लिखेंगे, वी विल नॉट डुप्लीकेट दैट नंबर। या तो हम उनकी डेट लिखेंगे या उनका ड्राइवर नंबर। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1980, तो इनका ड्राइवर नंबर होगा 3। जब हम ग्रिड में लिखेंगे तो हम एक बार इसको डेट में लिख चुके हैं, हम ड्राइवर अगेन 3 नहीं लिखेंगे। जिनका डबल डिजिट्स है, जैसे इसमें 2 और 1 है और ड्राइवर 3 है, देन वी कैन राइट। ठीक है, अगर उनका डेट और ड्राइवर नंबर सेम है, सिंगल डिजिट है, तब वो एक ही बार वो नंबर ग्रिड में लिखेंगे, या डेट का या ड्राइवर। यू विल नॉट डुप्लीकेट डी एंड डी। ये आपको कैसे याद रहेगा? डेट, ड्राइवर, डुप्लीकेट, all the 3 words are starting with D. So you will not duplicate the date and driver. Got it? D, D and D. You will not duplicate date and driver. It's the way to learn this. अब आपको शायद याद रहेगा। इसमें इनका डेट 21 है और ड्राइवर 3 है, so we will write it. इसके बाद we will write the conductor number 6. इसके अलावा दशाएं होती हैं, वो दशाएं मैं आपको अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि काफी फॉर्मूलाज हैं जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल नहीं है बट इट टेक्स अ टाइम। सो अभी आप इतना सीखिए कि ये जो ग्रिड है इसमें आपने अपनी डेट लिखी, डेट के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर लिखे। ये ग्रिड हमारे पास किसी भी पर्सन की वैली है, एक्स वाई जेड। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का हमने रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिया, उसको हमने ग्रिड में लिखा। अब हमें पता चल गया ये जो नंबर्स हैं ये इनकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2 जो 2 बार आया है, नंबर 8 एंड नंबर 1। इसमें क्या देखा जाएगा, अब हम जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। इनकी लाइफ के कुछ चीज हम जान सकते हैं बिना दशाएं निकाले भी, कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि नंबर 3 है और नंबर 6 है। 3 किस चीज का है? गुरु बृहस्पति का, अगर आपको याद हो जुपिटर का। और 6 किसका है? वीनस, शुक्रदेव। अब अगर मैं आपको बताऊं ये दोनों ही गुरु हैं, दे बोथ आर द टीचर्स। इस साइड को मैं डिलीट कर देता हूं। Just want to tell you how you can predict things. देखिए 3 और 6 दोनों नंबर्स इनके ग्रिड में प्रेजेंट हैं। ये है जुपिटर, ये है वीनस। हिंदी में गुरु, बृहस्पति और शुक्र।
दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के, एक दानवों के। बोथ आर द टीचर्स ऑफ एंजल्स एंड डेविल्स। और इनकी आपस में राइवलरी है। राइवलरी की एक स्टोरी है, क्योंकि जो गुरु बृहस्पति थे, उनके फादर जो ऋषि थे, उन्होंने दोनों को पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन जब उन्होंने देवताओं का गुरु अपने बेटे गुरु बृहस्पति को बनाया, देन गुरु शुक्राचार्य उनसे गुस्सा हुए, रुष्ट हुए, और उन्होंने बोला कि मैं अब आपसे बाकी की शिक्षा नहीं लूंगा, और उन्होंने जाके देवताओं का गुरु बनना पसंद किया। तभी से इन दोनों की दुश्मनी है, लाइक इंडियन पाकिस्तान, यू कैन से, कट्टर दुश्मनी। तभी आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा। हमारे बीच तो 36 का आंकड़ा है। हो सकता है ये 36 का आंकड़ा यहीं से निकला हो, क्योंकि दे आर बोथ एनिमीज। अब मैंने आपको एक चीज बताई, नंबर 3 किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वन ऑफ द रोल्स आई हैव टोल्ड यू, वेरी वेरी लेस रोल्स, बहुत कम रोल्स बताए हैं मैंने, जो बेसिक रोल्स। नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। मैरिज के लिए मैंने आपको बताया था, हल्दी की जो प्रथा होती है, गुरु के आशीर्वाद, गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना नहीं ली जाती। उसका भी एक रीजन होता है। सो नंबर 3 इज responsible for marriage, and number 6 is enemy of number 3. You can see both the numbers in the grid. Now what you can say, what you can predict, इनकी मैरिज में मुश्किलें आएंगी। Number 3 and number 6, if both are there, they can have obstacles in their marriage. ठीक है? You can predict one thing, obstacles in marriage, क्योंकि एक दूसरे के एनिमीज हैं। नंबर 3 का जो रोल है, वो नंबर 6 उसके रास्ते में रुकावटें लाएगा। आपका कोई दुश्मन है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई आपके थ्रू अच्छा काम कर रहा है, आपके दुश्मन का क्या काम है? उसकी रास्ते में रुकावटें लाना। सो देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्शंस। मैरिज में थोड़ी सी मुश्किलें। मुश्किलें कैसे आएंगी? या तो रिश्ता नहीं मिलेगा आसानी से, मिलेगा तो शायद बात फाइनल नहीं बनेगी, बनेगी तो काफी आगे जाके टूट जाएगी। ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं जब नंबर 3 और नंबर 6 दोनों कुंडली में होते हैं। नाउ वाइस वर्सा, इसके हम ऑपोजिट जाते हैं। वी विल सी नंबर 6 एंड नंबर 3 एनिमीज हैं, लेकिन हम अब नंबर 6 के पर्सपेक्टिव से, नंबर 6 के नजरिए से इस कुंडली को देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? शादी में मुश्किलें। अब हम क्या देखेंगे? आई टोल्ड यू नंबर 6 इज द गॉडेस वीनस। वो किस चीज की रिस्पॉन्सिबल होती है? फर्टिलिटी की। व्हाट यू विल सी? चाइल्ड बर्थ में इश्यूज। चाइल्ड बर्थ में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो नंबर 6 का एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं उसमें नंबर 3 उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, दे आर नॉट सपोर्टिव, क्योंकि दुश्मन है। उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा नंबर 3, क्योंकि वो एक देव गुरु है, ही इज द टीचर ऑफ एंजल्स। उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लाएगा जितना 6-3 के रास्ते में लाएगा। नंबर 3 विल नॉट क्रिएट that much extreme problems in the way of number 6. चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आ सकते हैं, या तो कंसीव नहीं होगा, लेट होगा, और अगर कंसीव हो भी जाता है, so the delivery might not be natural. It can be through surgery or you can say C-section. जब नंबर 3 और नंबर 6 दोनों ग्रिड में आएंगे, the delivery can be through
C section. Just a second. Richa Patil जी. जी मैम. सर ये कोई भी ग्रिड में 3-6 आए तो अप्लीकेबल है या फिर ड्राइवर कंडक्टर 3-6 क्या चीज? आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही है. जो आपने ये दोनों 3-6 और 6-3 का जो आपने बताया वो ड्राइवर कंडक्टर के लिए है या फिर कोई भी एनी ग्रिड में ये 3 और 6 नंबर आएगा? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नंबर्स हैं ये आप ग्रिड में ऐसे ही लिखेंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर रेफरेंस, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. जरूरी नहीं है ड्राइवर कंडक्टर. अगर ड्राइवर कंडक्टर में हैं तो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर कैरिंग दैट both the numbers in your driver and conductor. But अगर आपकी ग्रिड में भी हैं, आपकी डेट से भी, then it will also have an impact. ठीक है. वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट किस योग में होगा? अगर ड्राइवर कंडक्टर है, ड्राइवर कंडक्टर नहीं भी है, मान लीजिए इनका डेट ऑफ बर्थ होता 83, 82 की जगह, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ से आता, ठीक है, तब भी वो इम्पैक्ट होता. So how we can make the predictions, how we can make the assessments कि ये जो पर्सन है, एक तो इनकी शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, उसके बाद जब शादी हो जाएगी, so there could be problems in conception, और कंसेप्शन के बाद भी जो उनकी डिलीवरी टाइम होगा उसमें थोड़े से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जैसे कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो जैसे कि लॉस ऑफ ब्लड, can be ups and downs in the blood pressure. जो भी चीजें एक प्रेग्नेंट लेडी को बोली जाती हैं कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी these things should not be there, वो चीजें आ सकती हैं. मतलब उनकी जो डिलीवरी का टाइम है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है. और एट लास्ट क्या होगा, क्योंकि सर्जरी देखिए, सर्जरी किस लिए होती है? सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन किस लिए होता है? चीजों को अवॉइड करने के लिए, मिस हैपनिंग्स को अवॉइड करने के लिए. डॉक्टर पहले से डिसाइड नहीं करता कि देयर वुड बी अ सी सेक्शन. अनलेस एंड अनटिल बेबी या मदर को कुछ प्रॉब्लम आने वाली हो थ्रू द नेचुरल बर्थ, द डॉक्टर डिसाइड्स और द गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड्स कि देयर शुड बी अ सी सेक्शन, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स. इसमें ये देखा जा रहा है कि 3 और 6, 6 और 3 वाइस वर्सा एक दूसरे के कार्य में थोड़ा सा इश्यूज ला रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं. तो इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें हैं ये होने की चांसेस हैं. और इसमें जब आप दशाएं निकालेंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसमें भी जब आप नंबर्स फिल करेंगे, देन यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट किस टाइम ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस ईयर में, किस मंथ में. ऐसे ही मैंने जैसे प्लैनेट्स के मेडिकल एलिमेंट्स आपको बताएंगे. अगर किसी को हार्ट के इश्यूज, स्किन के इश्यूज, बोन के इश्यूज, आईज के इश्यूज आते हैं, सो वी कैन प्रिडिक्ट दीज थिंग्स थ्रू दशास. जब वो दशा निकालेंगे तब और ज्यादा कॉन्क्रीटली और ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि दिस थिंग माइट हैपन, मोर देन 90% ऑफ चांसेस आर देयर. कि ऐसा नहीं है कि अगर डेट ऑफ बर्थ में एक चीज लिखी है तो वो सारी ही प्रॉब्लम्स आपको होंगी, ठीक है. वी कैन सी कि वो एक मेल है, एक फीमेल है, एक एजेड पर्सन है, एक यंग पर्सन है, उसका क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग है, वो स्टडी के बारे में जानना चाहता है, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, अपनी हेल्थ के बारे में. सो दिस इज, वी कैन मेक ए ब्रॉड असेसमेंट ऑफ दिस ग्रेड 3 और 6 से. ये मैंने आपको एक चीजें प्रिडिक्ट करने का तरीका बताया, क्योंकि जैसे मैंने आपको रोल सिखाया उससे आप इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे 3 और 6 के इस चीज को. दूसरी तरफ एक और चीज मैं बताऊं, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही टीचर्स हैं. सो दिस पर्सन विल बी वेरी इंटेलिजेंट. अगर आप उनके माइंड को, उनकी नॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे तो यू कैन से दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, क्योंकि दोनों ही टीचर्स हैं. अगर आप प्रोफेशन बोलेंगे तो टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर दिस पर्सन, ठीक है. दिस इज द वे यू कैन प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड डेट ऑफ बर्थ. और जब इसमें आप दशाएं, महादशाएं, ये सब चीजें निकालेंगे
तो आप किसी इवेंट की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं वेरी इजीली। इसके लिए आपको इनके रोल्स याद करने की जरूरत नहीं है। रोल्स अपने आप देखिए, अब 3 और 6 का मैंने आपको जो रोल्स बताए, कुछ बेसिक रोल्स बताए, बट मेरे हिसाब से अब आपको वो याद रहे। कहीं भी आप 3 को देखेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? नॉलेज, मैरिज। 6 को देखेंगे, प्रेजेंटेशन, लग्जरी, टीचिंग। आप इजिली रिलेट कर सकते हैं इन चीजों को। सो दिस इज द वे दैट यू कैन प्रिडिक्ट दीज थिंग्स थ्रू न्यूमरोलॉजी। आज मैं आपको इतना ही सिखा पाऊंगा क्योंकि देखिए टाइम, मैं चाहता था कि आपको चीजें सिखाना वेरी स्लोली, वेरी कन्वीनियंटली। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्यादा चीजें सिखाऊं और आपको कुछ समझ ना आए। दिस इज द वे आई ऑलवेज टीच। मैं हर स्टूडेंट को साथ लेके चलता हूँ। उसको जो चीज समझ नहीं आती वो दोबारा पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन everybody should be on the same page while learning these things, so we can get along and learn along। ठीक है? तो ऐसे अब जब आप चीजों को सीखेंगे तो आपको एक एक चीज किसी की भी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर नंबर 3 नहीं होता तब इनकी मैरिज में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज नंबर 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज। नंबर 3 की एब्सेंस में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन जब हम इनकी कुंडली निकालेंगे, जब हम इनकी दशाएं निकालेंगे, तब हम देख सकते हैं कि मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स किस ईयर में, किस मंथ में बन रहे हैं। When is the time that the person can get married and the marriage can also be fruitful. After that, we can give the remedies, we can give the suggestions to the person। ऐसे हम उसकी लाइफ में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बढ़ाकर, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नुकसान हैं, उनको कम कर उसकी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। सो दिस इज द वे वैदिक न्यूमरोलॉजी वर्क्स, एंड आई होप कि आप सबको अब तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। So I will just end today's session क्योंकि I know it's the dinner time for everybody. So सबको लग रहा है शायद क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो हम अपना डिनर भी प्रिपेयर कर पाएं। The family is waiting for the dinners. So thank you for joining this special occasion of Cosmic Vibes. Thank you for being the part of it. और Cosmic Vibes से आप जुड़े रहिए, आपको ज्ञान मिलेगा, you will get the knowledge. And thank you. Have a very good evening and have a wonderful weekend. Thank you all.